और रात को वही सड़क किनारे रहती है। दिसंबर की सर्दियों का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे थे। लोग अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे। कोई पिकनिक पर जाने वाला था, तो कोई विदेश घूमने, तो कोई अपने घर पर ही बड़ी पार्टी करने वाला था। लेकिन तारा के पास ना तो रहने को घर था और ना ही पहनने को गर्म कपड़े। उस रात धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी, इसलिए सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। तारा अपने फटे चिटे कपड़ों में ठिठुरती हुई सड़क किनारे उदास सी बैठी थी। आज तो बहुत ठंड है। क्या भगवान, एक तो इतनी सर्दी थी, ऊपर से बारिश भी करा रहे हैं। कुछ तो हम गरीबों का ख्याल करिए। बारिश में भीगती और सर्दी से ठिठुरती तारा भगवान से अपनी शिकायत कर ही रही थी, तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके बाल उलझे हुए थे, साथ ही उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। अरे तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। कुछ खाया तूने? अरे कैसे खाया होगा, मैंने तो बनाया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे बनाती? बोलना मैं कैसे बनाती खाना? वो गुप्ता सारा खाना खा गया, तेरे हिस्से का भी, मेरे हिस्से का भी। तू देखना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, जान से मार दूंगी। तू यहीं रुक, मैं भी उसे मार कर आती हूँ और तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहां से उठकर पागलों की तरह सड़क पर भागने लगती है। आज छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। माँ रुकना, माँ मेरे पास रुकना माँ। लोगों के लिए वो औरत चीखने चिल्लाने वाली पागल औरत थी, लेकिन वास्तव में वो तारा की माँ थी। लेकिन तारा की माँ सावित्री हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसे अभी वो दिन याद है जब, आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी भैया? कहीं भी जाओ, लेकिन मेरी जान मत खाओ। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे सगे भाई हैं। सगे भाई हैं इसका क्या मतलब है? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है। देखो सावित्री, मेरा अपना परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बच्चे का पेट नहीं काट सकता। तुम जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। चलो, मुझसे कोई नाता नहीं है, लेकिन ये तारा तो आपकी अपनी भांजी है ना, इसका तो कुछ ख्याल करिए। जिसे ख्याल करना था वो तो इसे हमारे माथे पर छोड़कर चला गया। अब जीवन का क्या भरोसा भाभी, उन्होंने उतनी ही उम्र ऊपर वाले के यहाँ से लिखवा कर लाई थी। आप क्या खड़े खड़े इस मनहूस की बातें सुन रहे हैं? मारिए धक्का और इसे निकालिए घर के बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए भैया, कुछ तो ख्याल करिए हमारा। हमारे ऊपर से ये छत मत छीनिए, हमें इस तरह मत छोड़िए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। छोटी सी तारा भी रोते हुए अपने मामा के पैर पकड़ लेती है, लेकिन ना तो उसकी मामी का दिल पिघलता है और ना ही मामा का। मामा हमें मत निकालिए ना, मामा हमें मत निकालिए ना। आप फिर इसकी बातें सुनने लगे? लगता है आपका मन ही नहीं है इन्हें निकालने का। एक काम कीजिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। तुम बेकार में क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो खुद तंग आ गया हूँ इनसे। आज तो इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। चल निकल यहाँ से। उस काली रात ने सावित्री और तारा के जीवन को और भी काला कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? सावित्री तारा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। चुप क्यों हो माँ, बोलो ना। मत रो माँ, मत रो, मैं अब तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, मत रो माँ। रिश्ते नाते सभी झूठे हैं यहाँ। तारा के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। उसकी माँ सावित्री आखिर अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाती, क्या करती? वो बहुत अकेली जो हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद जब अस्पताल में दम तोड़ा था, तब भी वो इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना वो आज कर रही थी, और इसी अकेलेपन ने तोड़ दिया था उसे। वो हार गई, उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई और वो पागल हो गई। कहाँ गया वो गुप्ता? मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, वो अच्छा आदमी नहीं है। कहाँ गया वो गुप्ता? कहाँ गया? कुछ दिनों तक तो तारा को समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ को क्या हुआ है, लेकिन जब लोग उसकी माँ को पगली पगली कहकर बुलाने लगे, उसे दुत्कारने लगे, तब छोटी सी उम्र में ही उसे बहुत कुछ समझ आने लगा।
उसके छोटे से दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने था वो था पेट भरने का। कुछ दिनों तक तो उन्होंने होटलों के बाहर फेंके जूठन पर गुजारा किया, कभी कचरे से बीन कर भी खाया, लेकिन दोनों ही जगह कुत्ते उन्हें बहुत परेशान करते। एक बार जब वो फेंके गए खाने के जूठन को बीनकर खा रहे थे तो कुछ कुत्तों ने दोनों को घेर लिया। चल भाग भाग यहाँ से, लेकिन कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं। एक कुत्ता सावित्री के ऊपर झपटने ही वाला था कि तारा ने खींचकर उसे एक पत्थर मारा। फिर क्या था, सारे कुत्ते डर कर वहाँ से भाग गए। कुत्ते तो भाग गए, लेकिन तारा ने निर्णय कर लिया कि अब वो कभी भी इस तरह से जूठन से खाना लेने नहीं आएगी। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी तो उसने राजू चाचा को वहाँ फूल बेचते हुए देखा। राजू चाचा ने उसे भी फूल बेचने की सलाह दी। तभी से उसने ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेच रही थी, तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने उस कार की पिछली खिड़की को हल्का खटखटाया। तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर सी लेडी करिश्मा ने कार का शीशा नीचे किया। मेम साहब फूल ले लो ना। मेम साहब सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए ये फूल ले लो ना, मेरी बोनी कर दो ना मेम साहब। लेकिन तुम्हारे फूल तो मुरझाए हुए हैं। अरे नहीं मेम साहब, ये तो ट्रैफिक के पास खड़ी रहती हूँ ना, तो इसमें धूल चली जाती है, इसीलिए ये ऐसे दिख रहे हैं। तभी कार की अगली सीट की विंडो सीट खुली और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिषेक ने उससे पूछा, नहीं, ये धूल तो नहीं है, तुम्हारे फूल सच में मुरझाए हुए हैं। साहब क्या बोलूं मैं, 2 दिन से फूल नहीं बिके। अब जब फूल बिकेंगे नहीं तो फूलों का बड़ा व्यापारी नए फूल नहीं देगा, तो मैं कहां से ताजे फूल लाऊंगी साहब। भगवान के लिए आप लोग ये फूल ले लो ना, मुझे जोरों की भूख लगी है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी तो मर गए, माँ पागल हो गई है, वो इधर उधर भटकती रहती है। इतनी देर में ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई। अभिषेक और करिश्मा की कार के पीछे खड़ी गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगी, इसलिए उन दोनों ने अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। तारा की बोहनी उस दिन भी नहीं हुई। शाम को उदास सी वो ट्रैफिक लाइट पर बैठी हुई थी कि राजू चाचा भागते हुए उसके पास आए। तारा तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गई है। तारा ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल शांत